नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। तो ऐसे में आज है 7 जून 2023 और 7 जून 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र पहली बार इस श्रृंखला से जुड़े हैं, आपको बता दूं, ये श्रृंखला बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगे कि ये वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है, तो इसका प्रीवियस पार्ट जरूर देखिएगा जो हमने चैनल पर अपलोड किया है। साथ ही आपको इसका मंथली सीरीज वाला भी वीडियो मिल जाएगा बिहार करंट अफेयर्स का, जिससे आपकी तैयारी बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी और आप सफलता पाने में सक्षम हो पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस जिले के बथनाहा से विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन अर्थात मालगाड़ी ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया है। ये प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था और आपको बताया था ये बथनाहा जो जगह है या फिर बथनाहा जो स्थान है जहां से विराटनगर के लिए ये कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई अभी, ये बिहार के अररिया जिले में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस ट्रेन सेवा के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था कि बिहार के बथनाहा से या फिर बिहार के अररिया के बथनाहा से विराटनगर नेपाल के बीच ये ट्रेन सेवा की जो दूरी है महज 8 किलोमीटर है। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुष्प कमल दहल प्रचंड, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री है, इनके द्वारा संयुक्त तौर पर किया गया और भी कई सारी जानकारी थी जो इसके तहत हमने आपको विस्तार पूर्वक बतलाया है। आई होप कि आपको याद होगा। डेली सुबह आधा घंटा समय निकालकर इस सीरीज के वीडियो को फॉलो कीजिए। आपको दोबारा कहीं से भी कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा आपसे वादा है। फिलहाल यहाँ पर इन सब बातों को छोड़ते हुए आज के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की कवयित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा सोनी चौधरी बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जिन्हें आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। संबंधित तथ्यों के अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट है कि बिहार के दरभंगा जिले की कवयित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बेहतर गायकी के लिए 3 जून 2023 को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। ये आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं एक जगह से जरूर नोट कर लीजिएगा। वहीं पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो कुछ पॉइंट में हमने एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर शामिल किए हैं, जो कि हाल ही के दिनों में इसकी जानकारी हमने आपको दिया है बिहार के लोगों के बारे में जिन्हें सम्मान मिला है। तो ऐसे में अगला पॉइंट हमारा है कि सीआरपीएफ में तैनात जमुई जिला के विक्की पांडे के अदम्य साहस और वीरता के सम्मान में 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से नवाजा। ये जानकारी कुछ समय पहले हाल ही में हमने आपको दिया था। नेक्स्ट है कि अंजुमन इस्लामिया हॉल के गुणवत्तापूर्ण नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को हाल ही में 14वें विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अंजुमन इस्लामिया हॉल का जो गुणवत्तापूर्ण नवीनीकरण किया गया बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा, इसी कार्य के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को अभी हाल ही में 14वें विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही एक अहम जानकारी यह भी है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के बारे में। हमें लगा कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इसे एक्स्ट्रा फैक्ट में शामिल करने का एक रीजन यह भी है क्योंकि ये जो पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ था राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 5 सितंबर 2022 को, तो मुझे लगा कि ये बहुत दिन हो चुका है, तो ऐसे में आई थिंक आप लोग बहुत सारे छात्र इसे भूल भी गए होंगे। हालांकि ये एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से यहाँ पर हमने पुनः से इसे शामिल कर दिया है। तो बिहार के 2 शिक्षक को 2022 में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन 2 शिक्षक या फिर शिक्षिकाओं की बात करें तो निशी कुमारी जो कि पटना और सौरभ सुमन जो कि सुपौल, ये दोनों को 2022 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। जबकि हम राजकीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें यानी कि राज्य स्तर पर कुल मिला के बिहार के 20 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। ये सारी जानकारी आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, सभी चीजों को यहाँ पर ध्यान रखिए। क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन में चर्चा कर रहे थे मैथिली लोक गायिका की, तो मैथिली लोक गायिका की जब भी बात होगी उनमें अगर हम मैथिली ठाकुर की बात ना करें तो ऐसे में थोड़ा सा आधा अधूरा लगता है। तो मैथिली ठाकुर की बात करें तो मधुबनी बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो वे 2022 से बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर है।
यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। जो पिछला बीपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ था 68वीं बीपीएससी, वहां पर पूछा गया था कि बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो उस समय बिहार खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वे थे मनोज तिवारी। हालांकि उससे भी पहले बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे पंकज त्रिपाठी। समय समय पर यह जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में 2022 से वर्तमान समय तक या फिर वर्तमान में बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर है मैथिली ठाकुर। इसके अतिरिक्त हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन भी नियुक्त किया था। यह भी संबंधित है मैथिली ठाकुर से। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी कई सारे पॉइंट है, जैसे कि हाल ही में वर्ष 2019, 20 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी ने 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार देने की घोषणा की। संयुक्त तौर पर इन तीनों वर्षों को लेकर यह घोषणा हुई, 19, 20 और 21 को लेकर। तो पूरे भारत से 128 कलाकारों का चयन किया गया और इन 128 कलाकारों में से बिहार के 13 कलाकार शामिल हैं, जिनमें 8 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। तो महिला वर्ग में बिहार की मैथिली ठाकुर भी इसमें शामिल है। मैथिली ठाकुर के संदर्भ में बात करें तो उन्हें बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार के लिए चुना गया या फिर सम्मानित किया गया। तो इतनी सारी जानकारी मैथिली ठाकुर से संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना है। फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि 5 जून को प्रत्येक वर्ष संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाता है। बताएं कि संपूर्ण क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। देखिए, क्रांति शब्द तो बहुत पहले से प्रचलित थी, लेकिन एक साथ संपूर्ण क्रांति शब्द का जो प्रयोग किया गया था पहली बार या फिर प्रथम बार जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जयप्रकाश नारायण से संबंधित कई सारे प्रश्न विभिन्न बार पूछे गए हैं। हम यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 5 जून 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने पहली बार संपूर्ण क्रांति शब्द का उच्चारण किया था या फिर संपूर्ण क्रांति शब्द का पहली बार एक साथ प्रयोग किया था। यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने आपको जानकारी दिया कि क्रांति शब्द भले ही पहले से प्रचलित थी, लेकिन संपूर्ण क्रांति शब्द ये भारत के इतिहास में पहली बार प्रयोग किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। अगले पॉइंट की बात करें तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि 1970 के दशक में इन्होंने जो संपूर्ण क्रांति जो नारा दिया था या फिर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था या जो आंदोलन चलाया था, ये किनकी सत्ता को या फिर किनके को पदच्युत कराने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। तो इंदिरा गांधी यानी कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी भारत की इंदिरा गांधी थी, उन्हीं की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए या फिर उन्हें पदच्युत कराने के लिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और उसी दौरान उन्होंने एक नारा भी दिया था जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था, जात पात को तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो और समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। इस तरह के कथन व नारा से संबंधित प्रश्न भी कई बार बने हैं। हो सकता है यहाँ से एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिले, तो ध्यान रखिएगा ये जो कथन या फिर जो नारा है ये संबंधित है जयप्रकाश नारायण से। अगले पॉइंट की बात करें तो हाल ही में 8 अक्टूबर 2022 को जयप्रकाश नारायण की अर्थात उनकी 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा बिहार में हुआ था। पुण्यतिथि की यहाँ पर जब भी बात होती है इसका अर्थ होता है डेथ एनिवर्सरी। तो 8 अक्टूबर 2022 को इनकी 44वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। अगले पॉइंट में हम बात करें तो उन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है कि उन्हें वर्ष 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न और समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको खास करके ये संपूर्ण क्रांति या फिर जयप्रकाश नारायण से संबंधित याद रखना है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। हालांकि जयप्रकाश नारायण या फिर संपूर्ण क्रांति से संबंधित कुछ अहम जानकारी यहाँ पर भी हमने आपके समक्ष रखा है, आप देख सकते हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। अभी जो जानकारी हमने आपको दिया कि मरणोपरांत 1999 में उन्हें भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी हमने आपको दिया था यह था कि जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर जो आप इस पॉइंट को देख रहे हैं यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। ये पॉइंट है कि 9 नवंबर 1942 को वे हजारीबाग केंद्रीय कारागार से अपने 5 साथियों के साथ 17 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए थे और नेपाल में आजाद दस्ते का गठन किया था। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं इस प्रकार कि नेपाल में आजाद दस्ते का गठन किनके द्वारा किया गया, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ये स्टोरी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। वे हजारीबाग केंद्रीय कारागार में बंद थे और वहां से वो अपने 5 साथियों के साथ 17 फीट ऊंची दीवार को फांदकर फरार हो गए थे और नेपाल में छिपकर वहां पर आजाद दस्ते का इन्होंने गठन किया था। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है, 9 नवंबर 1942 को वे फरार
फरार हुए थे हजारीबाग केंद्रीय कारागार से। तो इतनी सारी जानकारी अहम है, यहाँ से एग्जाम में पहले भी प्रश्न बने हैं, आने वाले समय में भी यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। यह तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। देखिए एग्जाम में तो ये प्रश्न कॉमन रूप से पूछे जा सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, लेकिन बीपीएससी जैसे एग्जाम में अब जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको फंसाने के लिए, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में किसी भी प्रश्न को पूछे जाने की जितनी भी पॉसिबिलिटी है, जितनी भी संभावनाएं हैं, सभी को आपको बारीकी से समझना है, तभी आप एग्जाम में प्रश्न का राइट आंसर कर पाएंगे। हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो 2023 में अभी हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए एक चीज आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, जो भी प्रश्न यहाँ पर हम आपके समक्ष रखते हैं, प्रश्न में तो एक ही जानकारी होता है उसी प्रश्न के बारे में, लेकिन एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमारा ये प्रयास रहता है उनसे संबंधित तथ्यों की मैं यहाँ पर जानकारी दे पाऊँ, और जो भी यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन वाले उनसे संबंधित तथ्य हो वो भी यहाँ पर शामिल किया जाए। तो बेहतर करने की दिशा में हम पिछले 3 वर्षों से कार्यरत है, तो आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाइए। इस प्रकार से करंट अफेयर्स का संकलन मुझे लगता है कि शायद ही आपको यूट्यूब पे मिलता होगा। तो जिस प्रकार से हम आपके साथ लगे हुए, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोगों का ये भी फर्ज बनता है कि आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करें, तभी जाके इसका आपको फायदा हो सकता है। इस चीज का यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम इसके एक्सपेंशन की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, और इस वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इनसे संबंधित तथ्यों में कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि इस वर्ष 2023 की थीम क्या है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन ये 2023 का निर्धारित थीम है विश्व पर्यावरण दिवस का। अगले पॉइंट की बात करें तो वर्ष 1972 में यानी कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में अपनाया था, यानी इसकी जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 1972 में हुई थी। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के बारे में। आई होप कि आपको याद होगा, इसकी जानकारी दिया था हमने आपको कि 2022 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसका थीम था ओनली वन अर्थ, यानी कि केवल एक पृथ्वी। अगला पॉइंट यहाँ पर है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो इस वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस का निर्धारित थीम है। तो इसके तहत आपको ये ध्यान रखना कि 45वें विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भी यही थी, जिसकी मेजबानी भारत ने की थी। 45वां पर्यावरण दिवस की मेजबानी भारत द्वारा किया गया था, और इसका भी थीम यही था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ऑफिसर इन इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि AOA के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजेश कुमार आनंद, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद ने 1 जून 2023 को एयर ऑफिसर इन इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि AOA के रूप में पदभार संभाला है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, वे अब तक वायुसेना के मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक पद पर थे, यानी कि इस पद पर वे अब तक सेवा दे रहे थे। अगला पॉइंट है कि उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें जनवरी 2022 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। तो इनसे संबंधित ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि अभी हाल ही में ऑफिसर इन इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के यानी कि इस पद के लिए किनकी नियुक्ति हुई है, तो राजेश कुमार आनंद की। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है सेना की, तो भारतीय सेना प्रमुखों की सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में कॉमन रूप से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है थल सेना प्रमुख की बात करें तो थल सेना प्रमुख वर्तमान में है जनरल मनोज पांडे। वायु सेना प्रमुख की बात करें यानी कि एयर मार्शल की बात करें तो यह है विवेक राम चौधरी अर्थात VR चौधरी। नौसेना प्रमुख अर्थात एडमिरल की बात करें तो वर्तमान में एडमिरल R हरि कुमार है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, ये द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के विपिन रावत थे, जो कि 2021 में जो हवाई जहाज दुर्घटना हुआ था तमिलनाडु के कुन्नूर के पास MI-17 V5, इस दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी। उस विमान पर कुल 14 लोग सवार थे, उनकी पत्नी समेत सभी की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हुई थी। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि उप प्रमुखों की बात करें तो अभी हाल ही में मैंने आपको जानकारी दिया था, सुचेंद्र कुमार जो कि थल सेना उप प्रमुख है, आशुतोष दीक्षित वायुसेना उप प्रमुख, और संजय जसजीत सिंह जो कि नौसेना उप प्रमुख है। तो इतनी सारी भारतीय सेना संबंधित जानकारी है जो कि आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 5वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण समाप्त हुआ है। इसके बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाए तो सारे विकल्पों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है।
तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। ये कथन बिल्कुल सत्य है, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है, जो कि पहली बार किया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही, ये भी कथन यहाँ पर हमारा सत्य है। जबकि बिहार सबसे अंतिम स्थान पर रहा, तो ये कथन हमारा असत्य है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दो विकल्प यहाँ पर सही है, तो इस आधार पर हम चुनेंगे। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें इसके बारे में विस्तार पूर्वक, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिखा है पहली बार उत्तर प्रदेश के द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किया गया। हालांकि ये तीसरा ही संस्करण है। अगले पॉइंट की बात करें तो इस प्रतियोगिता में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ओवरऑल चैंपियन रही, यानी कि इस प्रतियोगिता की बात करें तीसरे संस्करण की, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इसमें पहले स्थान पर रही है। अगले पॉइंट की बात करें तो हमारा अगला पॉइंट है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने 26 स्वर्ण अर्थात 26 गोल्ड, 17 सिल्वर अर्थात 17 रजत और 26 ब्रॉन्ज अर्थात 26 कांस्य मेडल के साथ कुल 69 अर्थात 69 मेडल हासिल किया और पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। ये यहाँ से ध्यान रखें। जबकि दूसरे व तृतीय स्थान की बात है तो जबकि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर 24 स्वर्ण, 27 रजत और 17 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। जबकि पिछली बार की चैंपियन कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी ने 16 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य मेडल के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। तो प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान ध्यान रखें, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर दूसरे स्थान पर, जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक की जो है ये तीसरे स्थान पर रही। हालांकि जैन यूनिवर्सिटी जो पिछला दूसरा संस्करण था इसका मतलब कर सकते हैं विजेता था, यानी कि शीर्ष स्थान पर था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक और पॉइंट है कि 12 दिनों तक चले इन खेलों में 131 विद्यालयों ने भाग लिया था पूरे भारत से। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसका समापन कब हुआ था। जो जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था, 25 मई को इसका शुभारंभ हुआ था लखनऊ से। ध्यान रखेंगे 25 मई 2023 को इसकी शुरुआत हुई और इसका समापन हुआ 3 जून 2023 को। आपको याद होगा, विस्तार पूर्वक हमने आपको जानकारी दिया था 3 जून 2023 वाले वीडियो में। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 के बारे में। यह भी इसका तीसरा संस्करण था जिसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। हम यहाँ पे पहले पॉइंट की बात करें तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2023 टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण था। यह प्रतियोगिता 10 से 14 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई। इसे तीसरे संस्करण में पदक जीतकर जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा और इस खिताब को, यानी कि विजेता का जो खिताब था वो अपने नाम किया। हालांकि इसके पहले व द्वितीय संस्करण की बात करें तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण 2020 में और दूसरा संस्करण 2021 में जो आयोजित हुआ था, इसका भी विजेता जम्मू कश्मीर ही रहा था। 2023 के विजेताओं की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा, ये जानकारी अभी हमने आपको दिया। जबकि दूसरे स्थान पर 27 पदक के साथ महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर 31 पदक के साथ हिमाचल प्रदेश रहा। यहाँ पर देख रहे हैं आपके मन में कंफ्यूजन होता होगा कि 27 पदक के साथ महाराष्ट्र कैसे दूसरे स्थान पर है, 31 पदक के साथ कैसे हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो ये स्वर्ण पदक के आधार पर ही डिसाइड होता है। अगर स्वर्ण पदक की संख्या अधिक होगी तो उनका जो स्थान होगा, उस राज्य का जो स्थान होगा वो पहले होगा, भले ही कुल पदकों की संख्या कम क्यों ना हो। तो ये चीजें भी ध्यान रखने योग्य है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा। हालांकि आप सभी जानते हैं कि सांची जो है, सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में है। तो आप सभी जानते ही होंगे कि सांची शहर जो है ये भारत का पहला सौर शहर जो बनेगा ये मध्य प्रदेश का एक शहर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। सांची के स्तूप को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं कि सांची का स्तूप कहाँ है। तो कहाँ पर है? रायसेन जिला में है, मध्य प्रदेश में सांची नामक एक स्थान है, वहीं पर यह स्तूप है। अब यहाँ पर हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित सांची जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और अपने बौद्ध स्तूपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसे जल्द ही मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी घोषित किया जा सकता है। यहाँ पर यह सवाल उठ सकता है कि सोलर सिटी या फिर सौर शहर के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश का सांची शहर का ही चुनाव क्यों किया गया। दरअसल ये प्रश्न आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सांची की बात करें तो सांची कर्क रेखा पर स्थित है। हालांकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो उनमें से मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश के सांची से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ पर सौर ऊर्जा की अधिक संभावनाएं हैं। तो इसे ही ध्यान रखते हुए यहाँ पर सोलर सिटी का निर्माण किया जा रहा है और यह कार्य प्रगति पर भी है। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट में इसके बारे में विस्तार पूर्वक अगर बात करें तो चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री 30 मिनट झुकी हुई है और पृथ्वी का यह झुकाव सूर्य की तरफ है, इसलिए इस अवधि में सूर्य
कर्क रेखा पर अधिक करीब रहता है या फिर कर्क रेखा के अधिक करीब रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा के अंतर्गत आने वाले राज्यों तथा देशों में अधिक गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर सोलर्स की जो संभावना है, सोलर ऊर्जा की जो संभावनाएं है वो अधिक है। इसी संभावनाओं को ध्यान रखते हुए यहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि पृथ्वी का जो झुकाव है वो सूर्य की तरफ कितना है। तो बहुत सारे छात्र बोलते हैं 23 डिग्री, हालांकि 23 डिग्री सही है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा है वो 23 डिग्री 30 मिनट है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कर्क रेखा की बात हुई और हमने आपको जानकारी दिया कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य इनमें कौन कौन है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बने हैं। कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कुल मिला के 8 राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। चूंकि यहाँ पर बात हुई पृथ्वी की, तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है, एक प्लेनेट है जिस पर हम लोग रहते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है पृथ्वी। अब यहाँ पर सौर मंडल में 8 ग्रह है, ये जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है। हालांकि बहुत सारे छात्र ये बोलते होंगे कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9 है। इसका भी हम लोग यहाँ पर खंडन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं 8 ग्रह कौन कौन से हैं वर्तमान समय में। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और इसके अतिरिक्त बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह की श्रेणी में से रखा गया है, जबकि ये जो 4 ग्रह है ये बाह्य ग्रह है। ये भी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो हमने 9 ग्रह की आपको जानकारी दी, जो 9वां ग्रह था ये था प्लूटो। वर्ष 2006 में एक सम्मेलन हुआ था प्राग गणराज्य में, जहां पर प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए। जिसके बाद ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई। तो मौजूदा समय में जो ग्रहों की संख्या है वो केवल और केवल 8 है। अब यहाँ पर सौर मंडल से संबंधित या फिर ग्रहों से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सभी जानकारी आपके समक्ष रखा गया है। निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी है, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कुछ और भी पॉइंट की जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। दोनों स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेपाल। अभी थोड़ी समय पहले यानी कि 1 से 2 दिन पहले हमने आपको जानकारी दिया था कि भारत और नेपाल के बीच कुल 7 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। वो जानकारी आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, लेकिन इसी के तहत आपको ध्यान रखना है कि बिजली समझौता पर भी अभी हाल ही में हस्ताक्षर किया गया दोनों देशों के मध्य। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच एक दीर्घकालिक विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। दरअसल इस समझौते के तहत आने वाले वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा गया है। ये इस समझौते के तहत जो बातें निकलकर सामने आई है उसका जिक्र यहाँ पर हमने किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 31 मई से लेकर 3 जून 2023 तक भारत के दौरे पर थे। इसी दौरान इन्होंने यहाँ पर भारत में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किया। और ये जानकारी यहाँ पर विस्तार से लिखा गया कि हाल ही में भारत और नेपाल ने कनेक्टिविटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमा पार भुगतान तंत्र और एकीकृत चेकपोस्ट के निर्माण को शामिल करते हुए कुल 7 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और इसी के तहत ये बिजली निर्यात पर भी समझौता किया गया भारत और नेपाल के बीच। और इसके अतिरिक्त ये ध्यान रखें कि भारत और नेपाल के बीच कार्गो ट्रेन सेवा यानी कि मालगाड़ी ट्रेन सेवा का शुभारंभ भी किया गया, जो कि बिहार के अररिया के बथनाहा और विराटनगर के बीच 8 किलोमीटर लंबी रेल सेवा है। इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी और पुष्प कमल दहल के द्वारा वर्चुअली नई दिल्ली से किया गया। बिहार के संदर्भ में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। नेपाल की बात करें तो नेपाल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, या आप यहाँ पर इन्हें देख रहे हैं, पुष्प कमल दहल जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। जबकि राष्ट्रपति की बात करें तो रामचंद्र पौडेल अभी हाल ही में नेपाल के 3रे राष्ट्रपति बने हैं। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं। ये जानकारी वैसे छात्रों के लिए है, खास करके जो घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। जो आपका 69वीं बीपीएससी एग्जाम प्रस्तावित है, ये 30 सितंबर 2023 को आयोजित हो रहा है। तो इस एग्जाम को लेकर बीपीएससी मेकर के द्वारा टेस्ट सीरीज संचालित किया गया। 40 प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला है। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का बेहतर तरीके से आकलन कर सकते हैं। आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी किस आधार की है, आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। यह पीडीएफ और ऑनलाइन दोनों मोड में आपके लिए उपलब्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जुड़ने की प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाई गई है। हालांकि इस पेड ग्रुप की बात करें तो इसमें करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा। 2022 से अब तक का जो मंथली करंट अफेयर्स का जितना भी नोट हमारा आया है वो सभी, यानी कि बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जो करंट अफेयर्स की सीरीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो करंट अफेयर्स का पूरा संग्रह सभी मंथ का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिलेबस आधारित नोट्स इसमें आपको मिलने वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आदि का। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास चलती है उसका जो पीडीएफ होता है वो प्रत्येक सुबह 5 बजे इस पेड ग्रुप में
उपलब्ध किया जाता है। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर इसमें शामिल है और इसके अतिरिक्त बिहार जीके का एक स्पेशल नोट्स है, वो भी आपको इस ग्रुप में मिलने वाला है। तो जो भी छात्र इच्छुक हैं, घर बैठे रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करने की दिशा में यहाँ से हमारे मटेरियल का भरपूर लाभ उठाइएगा। तो बहुत सारे छात्र ऑलरेडी से ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला 8वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने सामान्य बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कितनी फिक्स्ड कॉम्बिनेशन दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल मिला के 14 दवाओं पर बिक्री पर इसकी रोक लगाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी कि एफडीसी दवाओं की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। और इन दवाओं की बात करें तो इसमें सामान्य संक्रमण, खांसी और बुखार के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली सभी दवाएं हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होती है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसके पीछे रीजन ये दिया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इन सभी दवाओं के कारण इंसानों में होने वाले नुकसान का पता नहीं लग पाता है। हालांकि लोगों के लिए ये सभी जोखिम पैदा करते हैं। इसका जो साइड इफेक्ट है इन दवाओं का, उसका इंसानों में होने वाले नुकसान या फिर साइड इफेक्ट का पता अच्छी तरीके से नहीं चल पाता है। हालांकि ये जोखिम तो पैदा करता है इंसानों के लिए। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ये 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया गया है। अब यहाँ पर हमने जानकारी आपको दिया है कि केंद्र सरकार ने इससे पहले भी 2016 में इसी प्रकार की 344 दवाओं पर रोक लगाने की घोषणा की थी। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवा आखिर होती क्या है। उसके बारे में यहाँ पर हमने जानकारी लिखा क्या होती है एफडीसी दवाएं यानी कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाएं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एफडीसी अर्थात फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाएं वे दवाएं होती है जिन्हें 2 या 2 से अधिक दवाओं को मिलाकर तैयार किया जाता है या फिर बनाया जाता है जो कि रोगी को दिया जाता है। तो यही होती है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाएं। तो कुल मिलाकर 14 इस प्रकार के दवाओं पर प्रतिबंध अभी हाल ही में लगाया गया है। नेक्स्ट हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव यानी कि कार्बन न्यूट्रल विलेज कहां विकसित किया जाएगा। तो नवीनतम घोषणा के आधार पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भिवंडी महाराष्ट्र। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने हाल ही में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव यानी कि कार्बन न्यूट्रल विलेज के विकास की घोषणा की। ये संबंधित है महाराष्ट्र से एक स्थान है भिवंडी, यहीं पर इसका निर्माण किया जाना है। हालांकि कार्बन तटस्थ गांव विकसित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य प्रगति पर भी यानी कि कार्य इसका प्रारंभ भी हो चुका है। अगले पॉइंट की बात करें तो सरकार की इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है और साथ साथ लोगों को भी उजागर करना है। तो इसी दिशा को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो इसके अतिरिक्त कार्बन तटस्थ गांव के साथ साथ 121 आदिवासी गांव को मॉडल गांव के रूप में भी विकसित किया जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र में। ये भी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये वीवीआई पॉइंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ये जो लक्ष्य निर्धारित है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का भारत की तरफ से, ये लक्ष्य है 2070 तक हासिल करने का। ध्यान रखेंगे 2070 इसका राइट आंसर होगा अगर एग्जाम में प्रश्न बने तो। अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया गया है, यानी कि 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया गया। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है। इस अभियान के उद्देश्य की बात करें तो 100 दिनों की अवधि के भीतर हर जिले में हर बैंक के शीर्ष 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाना और उसकी समस्या का समाधान करना या फिर निपटान करना है, इसका उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आरबीआई के बारे में एक जानकारी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था कि आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की जो सबसे बड़ी करेंसी यानी जो सबसे बड़ी भारतीय करेंसी है 2000 रुपये की नोट, उसे वापसी करने की घोषणा की थी। दरअसल आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि वो अब 2000 रुपये के नए नोट बैंक ग्राहकों को जारी करना बंद कर दें। आपको ध्यान रखना एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, ये घोषणा या फिर ये जो पहल की गई ये क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई द्वारा किया गया, ये प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो 8 नवंबर 2016, ये तिथि आप सभी को याद होगा, 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये का नोट बंद किया गया था। तो यही वो पॉइंट लिखा गया कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने पहली बार 2000 रुपये के नोट को जारी किया था। ये सारी बातें आपको ध्यान रख लेना है। अभी हाल ही में ये 2000 रुपये के नोट की वापसी की घोषणा की है। हालांकि मार्केट में ये सारी बातें चल रही है कि 1000 का नया नोट लॉन्च हो सकता है। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब भी जानकारी निकलकर सामने आएगी वो जानकारी मैं आपको विस्तार पूर्वक अवश्य दूंगा।
फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? तो इसका राइट आंसर होगा चाइना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि चंद्र वैज्ञानिक अन्वेषण यानी कि लूनार साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए चीन ने 2030 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना तैयार की है। हालांकि इसके अतिरिक्त इसी तरह का मिलता जुलता फैक्ट भारत के संदर्भ में 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। तो भारत ने चंद्रयान 1 PSLV C2 अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C2 से 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा था। ये डेट ध्यान रखिए, 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च किया गया था PSLV C2 के माध्यम से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। वहीं पे हम बात करें चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से GSLV Mark 3 द्वारा लॉन्च किया गया था। ये जानकारी नोट कीजिएगा, दोनों आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह या फिर प्राकृतिक सैटेलाइट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि हाल ही में आमिर रजा हुसैन का निधन हुआ है, बताएं कि वे निम्नलिखित में से कौन थे या फिर क्या थे? इसका राइट आंसर होगा वे कलाकार थे जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपको जानकारी दूं कि बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर, एक्टर और थिएटर आर्टिस्ट आमिर रजा हुसैन का हाल ही में 66 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो ये यहाँ से ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न पे जाने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं, करंट अफेयर्स को लेकर एक नए पेड ग्रुप की शुरुआत हुई है, जहां से आपके करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से होने वाली है। इस पेड ग्रुप की बात करें तो महज 299 रुपये में आपको इसका लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह डेली, मंथली और ईयरली बेसिस पर आपको प्रदान किया जाएगा। यानी कि करंट अफेयर्स की तैयारी यहाँ से आपकी पूरी तरीके से होगी, आपको दोबारा कहीं पर भी आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। इस ग्रुप को कैसे आपको ज्वाइन करना है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर एक जानकारी ये ध्यान रखेगा, ये संबंधित होगा सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से, केवल और केवल करंट अफेयर्स का मटेरियल इस ग्रुप में आपको मिलेगा। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितना प्रतिशत करने का निर्देश दिया है। कंप्लीट जानकारी पिछले वीडियो में हमने आपको दिया था, कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर विस्तार पूर्वक लिखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न वहां पर या फिर जो भी चीजें आप वहां पर लिखें, सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज के इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 700 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।